हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी पिछले लेक्चर में आपको अगर याद हो तो मैं पढ़ाया था ई और जेड के बारे में, ठीक है, सीन और एंटी के बारे में पढ़ाया था। आज हम देखेंगे कि और जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा यानी पॉलीइंस के केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला के बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइंस। पॉलीइंस मतलब एक से ज्यादा जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। पॉलीइंस का मतलब क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड जो हो एक से ज्यादा हो। जैसे सिस ट्रांस में हमने देखा एक ही डबल बॉन्ड के क्रॉस देखा, ईजेड में भी एक ही के क्रॉस देखा। अब हमको एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिया हो, उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला सिस्टम है, दिस इज द R1 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH एंड R2। ये इस टाइप का है सिस्टम, यानी डबल बॉन्ड 1 2 3, यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, यानी पॉलीन सिस्टम है। पॉलीन सिस्टम है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे ड्रॉ करेंगे? या अगर पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस टाइप के देकर, तो हम उसकी कंडीशन के लिए हम कैसे इसको निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट केस क्या है? केस 1 की अगर बात करोगे, इफ टर्मिनल ग्रुप if terminal group are different, if terminal group are different यानी अगर R1, यानी इसका मतलब क्या हुआ? R1 is not equal to R2, R1 is not equal to R2, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, वेयर n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम, यदि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा तो हम क्या? 2 पे पावर n, वेयर n इज नॉट इक्वल टू डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। सेकेंड केस, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? इफ टर्मिनल ग्रुप आर सिमिलर, यदि R1 इज इक्वल टू R2, उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में निकालने के लिए इफ टर्मिनल ग्रुप आर सिमिलर या सेम, R1 इज इक्वल टू R2, तो देखो यहां पे दो कंडीशन है। इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, इस कंडीशन में क्या है? इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, यानी डबल बॉन्ड n का वैल्यू जो होगा अगर वो इवन में है, यानी 2 4 6 इस तरह के फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है कब? जब इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, टर्मिनल ग्रुप सेम हो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो? इवन हो, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ये होल ब्रैकेट है। उसी तरह अगर मान लो इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन ऑड, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो? ऑड नंबर में हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो होगा 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 1 बाई 2। तो दिस इज द फॉर्मूला which apply for the calculation of number of geometrical isomerism in Pauling system। यानी पॉलिन सिस्टम, एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है उस सिस्टम में और उस कंडीशन में अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारा टर्मिनल ग्रुप क्या है? वो डिफरेंट है, तो हम डायरेक्ट 2 पे पावर n, वेयर n क्या है? n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर टर्मिनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो तो। ठीक है बेटा, अगर मान लो हमारा जो टर्मिनल ग्रुप जो है, यानी टर्मिनल ग्रुप सिमिलर हो, R1 इज इक्वल टू R2 हो, जो टर्मिनल ग्रुप सिमिलर हो, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो उसमें दो कंडीशन है। एक कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड का नंबर इवन में हो, डबल बॉन्ड का नंबर इवन में दिया है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होगा, वो इस फॉर्मूला से 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 2 अपॉन 2। इससे हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी एग्जांपल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। इसी तरह इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड में अगर दिया है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए क्या है? एक फॉर्मूला मैंने बताया कि पॉलिन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हम देखेंगे और उस एग्जांपल से ऑल क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे बेटा, अगर मान लो ये दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH CH2 CH CH CH2 एंड CH3, ये सिस्टम दिया हुआ। अब देखो यहां पे इस टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, इसके टर्मिनल पे देखो एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसके टर्मिनल पे अगर हम बात करें तो हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये C, ये H और ये CH3। इसके टर्मिनल की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये H हो जाएगा और इससे क्या जुड़ा हुआ है? C2H5, ये हो गया। तो बोथ टर्मिनल क्या है? डिफरेंट है, यानी अगर CH3 यानी इसको R1 इज नॉट इक्वल टू R2 की अगर कंसेप्ट में देखोगे तो यहाँ पे CH3 है टर्मिनल पे, एक टर्मिनल पे CH3 है और दूसरे टर्मिनल पे क्या है? C2H5 है। ये है बेटा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 पे पावर n, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है
तो 3 डबल बॉन्ड है 2 पे पावर 3, यानी इसको कैलकुलेट करोगे 8 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा 8 होगा। ठीक है, ये था क्या, जब हमारा डिफरेंट हो तब। अब डिफरेंट हो तब, अब हम देखेंगे क्या, अगर मान लो सिमिलर हो जाता। ठीक है, इसी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या कर दें, ये हमारा सिमिलर हो जाए, ये CH3। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, उस कंडीशन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करो। इस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करोगे तो सबसे पहले n क्या है, n का वैल्यू 1 2 3 है, ऑड है बेटा, और ऑड के लिए अब देखो CH3 दोनों इक्वल है, यानी R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, और नंबर ऑफ क्या है, ऑड में है, ऑड में है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n-1/2। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है 2 पे पावर n यानी 3-1 प्लस 2 पे पावर n क्या है 3 है, 3-1/2। ठीक है, ये है, अब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 1। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 यानी कि ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑड हो इवन हो। ठीक है, तो ये क्या था, ऑड है तब। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अगर इवन है तो मान लो ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH C6H5। ठीक है, इस कंडीशन की अगर बात करो बेटा तो इसमें भी देखोगे क्या है C6H5CH, यहां पे C6H5CH, यानी टर्मिनल क्या है सेम है, यानी R1 इज इक्वल टू R2, यानी क्या है C6H5 है, यहां पर भी C6H5 है, यानी दोनों क्या है सेम है, यानी उस कंडीशन में अब डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4, n इज इक्वल टू क्या है बेटा, n इज इक्वल टू 4, यानी ये क्या है इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n-2 अपॉन 2, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4-1 प्लस 2 पे पावर 4-2 अपॉन 2, यानी ये 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 10, यानी कि इसमें क्या होगा 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो इस तरह से हम कोई भी अगर दिया हुआ है तो उसको देख के हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पॉलिन सिस्टम में, ठीक है, पॉलिन सिस्टम के लिए आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इजी वे में इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था होल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम मूव करेंगे कहां पे, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताया, स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में हमने बताया यानी ज्योमेट्रिकल बताया, ज्योमेट्रिकल देन ऑप्टिकल है, तो ज्योमेट्रिकल में हमने सिस ट्रांस बताया, इजिड सिस्टम बताया और सिन एंटी पोजीशन बताया, और पॉलिन सिस्टम में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि इसी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आएगा दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो इसको हम अब आगे बढ़ते हैं।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो देखो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब होता है कि कंपाउंड्स के पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर यानी कायरल सेंटर होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलर सब कुछ होगा बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट टुवर्ड्स बिहेवियर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी जो लाइट के थ्रू उनका बिहेवियर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पर होगा जहां पे मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता हो। अब कहोगे कि सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, वन बाय वन हम आएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या है, कि वो कौन कौन से कंडीशन है ताकि हम अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि वो प्राइम कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स क्या करे, एग्जिबिट करे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिमिलर ज्योमेट्री बट different behavior toward plane polarized light is called optical isomerism and this phenomenon is called optical isomerism। इस phenomenon को यानी plane polarized light को अगर वो रोटेट कर रहा है तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब तुमको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखो बेटा, तुम अगर बात करो नॉर्मल लाइट की, ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट जैसे घर में तुम्हारा बल्ब है, उस बल्ब का क्या हो रहा है, जो लाइटिंग आ रहा है वो चारों डायरेक्शन में आ रहा है। यानी ऑर्डिनरी लाइट जो कंसिस्ट होता है वेरिंग वेवलेंथ का होता है, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, और वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, उनका जो प्लेन होता है वो बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, तो चारों तरफ बिखरे होते हैं। तो इसी लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी ऐसे सबस्टेंस के थ्रू पास कराते हैं जो उसके प्लेन, जो उसके जो ऑल डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेटिंग कर रहा है उसको एक प्लेन में वाइब्रेशन के लिए क्या करे, मजबूर कर दे। यानी कि लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी उसका जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेरियस डायरेक्शन है, चारों तरफ वो रोशनी दे रहा है। हम ऐसे करेंगे कि उसको किसी सबस्टेंस के थ्रू पास कराएंगे तो उसका जो वाइब्रेटिंग वेवलेंथ है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाए, वन डायरेक्शन हो जाए, वन प्लेन में हो जाए, उसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो सब हम देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो यहां पे लिख सकते हो, तो लिखो यहां पे कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर molecular formula, same geometry, same physical and chemical properties but different behavior towards
different behaviors towards plane polarized light ठीक है, different behavior towards plane polarized light are called optical isomer optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. ठीक है, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक चीज आपको यहां नया मिला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज द न्यू थिंग्स फॉर यू। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो यहां हेडिंग डालो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। The light whose vibration occurs only in one plane is called प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वह लाइट जिसका वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में हो, द लाइट हुज वाइब्रेशन अकर ओनली इन वन प्लेन, ठीक है, ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सिंपली पोलराइज्ड लाइट। अब देखो ये होता कैसे है, यानी ऑर्डिनरी लाइट की बात करेंगे। ऑर्डिनरी लाइट में देखो बेटा, जो लाइट होता है वो चारों तरफ वाइब्रेट करता है, यानी चारों तरफ उसके डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन नहीं होता है। तो उस ऑर्डिनरी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। एक देखो, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं पोलारीमीटर। उस पोलारीमीटर में सब एडजस्ट होता है, यानी हमको कुछ नहीं करना है, जो कंपाउंड है उसको बस उस पोलारीमीटर में क्या करना है, रखना है उसका सॉल्यूशन, और लाइट को ऑन करेंगे तो उसमें सब कुछ मेजर करके बताएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो क्या है। ठीक है, वो बात की बात है, वो देखेंगे। तो द लाइट हुज वाइब्रेशन अकर ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, तो यदि हम बात करें ऑर्डिनरी लाइट की, अब देखो अगर हम बात करें ये ऑर्डिनरी लाइट को, तो यहां से लिख सकते हो क्या, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ ray of varying wavelength and whose vibration
occurs in and whose vibration occurs in different direction when this light passes through Nicol prism, when this light passes through Nicol prism, their vibration adjusted in only one plane called only one plane, then this light is called plane polarized light. उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वही हमने किया, ऑर्डिनरी लाइट consist of ray of varying wavelength या ray of varying wavelength and whose vibration occurs in different direction. इनका वाइब्रेशन क्या होता है? चारों डायरेक्शन में होता है। When this light passes through Nicol prism, this is the important Nicol prism, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिज्म होता है, जिसको हम लोग कैल्साइड भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है प्रिज्म। देयर वाइब्रेशन एडजस्टेड इन ओनली वन प्लेन। जब वो पास करता है तो ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन था डिफरेंट डायरेक्शन में, वो एडजस्ट हो जाता है किसमें? इन ओनली वन प्लेन। देन दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ये है लाइट, बल्ब है, ठीक है? ये क्या है? बल्ब है जो कि लाइट इमिट करेगा। ये बल्ब है, ऑर्डिनरी बल्ब है जो कि लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करेगा किसमें? मल्टीपल डायरेक्शन में। तो यानी कि लाइट का जो इसका डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है? रे ऑफ वेरिंग डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन है, ठीक है? और ये क्या है? ये ऑर्डिनरी लाइट इमिट कर रहा है, और इसी को क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट। इसी लाइट को हम क्या करते हैं? इसी लाइट को पास कराते हैं किससे? निकोल प्रिज्म से। दिस इज द प्रिज्म, ठीक है? इसी को बोलते हैं क्या? निकोल प्रिज्म। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बहुत पहले पूछा गया है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से जब इस लाइट को पास कराते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये जब पास करता है
इससे, ये जब पास करता है बेटा, यानी ये जो लाइट है, यानी इससे जब पास करेगा, इससे जब पास करेगा तो इससे जो जो रे निकलेगा पासिंग के बाद, वो क्या हो जाएगा, वो यूनिडायरेक्शनल, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका वाइब्रेशन यूनिडायरेक्शनल एक ही प्लेन में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है, जितने भी हैं इसमें वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPL। तो जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ रे ऑफ वेयरिंग वेवलेंथ, ठीक है, वेयरिंग वेवलेंथ है ऑर्डिनरी लाइट का, एंड हुज वाइब्रेशन अकर इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में है बेटा। अब हम इसको पास कराते हैं किससे, निकोल प्रिज्म से, तो उसका जो वाइब्रेट डिफरेंट डायरेक्शन में था वो एडजस्ट हो जाता है किसमें, वन प्लेन में, एक ही प्लेन में हो जाता है। दैट लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये है क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेक्स्ट देखेंगे क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब सीधे तौर पे ये है कि कोई भी कंपाउंड क्या है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। अगर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और यदि वो नहीं शो करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि वह सबस्टेंस जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, और वह सबस्टेंस जो नहीं शो करे उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर इसकी बात करोगे तो लिखो यहां पे, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड या मॉलिक्यूल टू रोटेट the plane of plane polarized light, plane of plane polarized light in a particular direction, कह रहा है कि ये टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल का कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करे, किसमें, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वर्ड को पकड़ना, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आगे लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, इफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इफ मॉलिक्यूल rotate plane of plane polarized light in clockwise direction, if molecule rotate plane of plane polarized light in clockwise direction, then it will be dextrorotatory
rotatory, then it will be dextrorotatory and denoted by a small d or plus sign, whereas if molecule rotate plane polarized light in anti-clockwise direction, then it will be levorotatory, and represented by minus sign or represented by a small l or minus sign. तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करे. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का. सेकेंड पॉइंट कह रहा है if molecule rotate plane polarized light in clockwise direction, then it will be dextrorotatory. This is the new for you, ठीक है, dextrorotatory and represented and denoted by d, small d, not capital D. capital D नहीं यूज करोगे, a small d और plus sign. whereas if molecule rotate plane of plane polarized light in anti-clockwise direction, then it will be levorotatory and represented by a small l, not capital L, a small l or negative. ठीक है, तो this is the condition for a molecule to rotate in particular direction. अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, देन उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में है, यानी डी से रिप्रेजेंट करेंगे. और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एल. ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा नाम है, तुम अगर रोटेट कर रहे हो क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की तरफ रोटेट कर रहे हो, जैसे घड़ी की क्या होती है, क्लॉक रोटेट करता है, उस डायरेक्शन में अगर तुम रोटेट करोगे बेटा तो डी लगाकर तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, डी अभिषेक, डी बबलू, डी डब्लू, जो भी नाम है. अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो हम एल डब्लू, एल अभिषेक, एल बबलू ऐसे रख देंगे. तो दैट इज अप्लाई फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कैपेबिलिटी है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, वही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा, बाकी नहीं करेंगे. ठीक है बेटा, तो इसी को हम थोड़ा और आपको क्या करें, आप जो स्टेटमेंट लिखे हो उसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दें, ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो समझने में. ठीक है, उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप क्या वन शॉट में इसको रटना ना पड़े, आप स्टेटमेंट बना के खुद से लिखो. मैं हर चीज रटूंगा थोड़ी ना, अब वो स्टेज आपके लिए नहीं है कि हर पॉइंट को रट जाओ. ठीक है, जैसे हमारे पास देखो अभी मैं बनाया था,
इतना अच्छा मेरी ड्राइंग तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। ये है, ये है बल्ब, ऑर्डिनरी लाइट इमिट कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइट इमिट कर रहा है मल्टीपल डायरेक्शन में, जिसका वाइब्रेशन क्या है, मल्टीपल प्लेन में है। ठीक है बेटा, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन या ऑल डायरेक्शन। इसको पास करते हैं किससे बेटा, निकोल प्रिज्म से। दिस इज द निकोल्स प्रिज्म या निकोल प्रिज्म। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जब पास होके आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट, यूनिडायरेक्शनल यानी वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। ये PL यहां पे क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हमको पता करना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास कराते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास कराएंगे एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है। ठीक है, solution of ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अब इस प्लेन पोलराइज लाइट जो होगा वो पास करेगा। जब पास करेगा तो दो कंडीशन आएगा। देखो यहां पे अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पास करा रहा है वो प्लेन पोलराइज लाइट इसमें जा रहा है तो इससे पास करेगा। अब देखो ये जो था, ठीक है, इसका वाइब्रेशन जो था ऐसे था। अब क्या होगा, अगर इसका वाइब्रेशन देखो, ये था, ठीक है, अगर इसका वाइब्रेशन इस तरह से था, ये अगर ये चेंज होकर इस तरह से हो गया, सपोज करो इस तरह से हो गया, अगर इसका वाइब्रेशन इस तरह से हुआ तो क्या होगा बेटा, अगर वाइब्रेशन इस तरह से हुआ यानी ये क्या हुआ, अपना जो ओरिजिनल था पाथ, ये ओरिजिनल पाथ से किधर चेंज हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये इधर चेंज हुआ, ये थीटा चेंज हुआ। तो ये ओरिजिनल किस डायरेक्शन में हुआ, ये इस डायरेक्शन में चेंज हुआ। ये क्या है बेटा, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो इसको बोलेंगे क्या, डेक्स्ट्रो और रिप्रेजेंट करें किससे, डी से या और माइनस साइन से। तो अब हम कहेंगे कि क्या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज हुआ। अगर यही क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये है ओरिजिनल हमारा, ये है। अगर ये क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, सपोज करो ये थीटा, ये किधर डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है यानी ये इधर रोटेट किया, प्लेन पोलराइज ऐसे था, इस मॉलिक्यूल से पास किए तो ये लाइट इधर डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसको बोलते हैं लिबोरोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से और माइनस साइन से। तो यही हमने स्टेटमेंट में लिखवाया कि ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिंस से पास किए, प्लेन पोलराइज लाइट बना, और यही प्लेन पोलराइज लाइट अगर क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, तो यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड rotate the plane polarized light in clockwise direction, then this compound is dextrorotatory in nature, and if this organic compound rotate this plane polarized light in anti-clockwise direction, this compound will be levorotatory in nature and represented from L or minus sign. तो this is the basic difference किसके लिए, dextrorotatory और levorotatory। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी सिंपली टेल्स अबाउट द रोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। ये केवल डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल, कैपिटल डी नहीं यूज करोगे, स्मॉल डी और स्मॉल एल, वो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और यदि ये रोटेट नहीं करता तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और यदि नहीं किया तो हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलारीमीटर। क्या है बेटा, पोलारीमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो है पोलारीमीटर। इसको लिख लो, पोलारीमीटर। इस पोलारीमीटर का यूज करके हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का चेक करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखेंगे क्या, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, और इसी को बोलते हैं कायरल सेंटर, और इसी को बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, और स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोले या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोले, ठीक है, ये सब सेम है। कायरल कार्बन वह कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, दैट कार्बन whose valency is satisfied by 4 डिफरेंट ग्रुप। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी 4 होती है, यानी वह कार्बन जो यानी उसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर या कायरल कम कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कायरल कार्बन एटम bonded to 4 different group, 4 different atom or groups are called chiral carbon और
और कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, तो कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप आर कॉल्ड कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे ये मान लो कार्बन है, अगर ये ए बी सी और डी, ए एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, दिस इज द कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन होगा। अगर इसी कायरल कार्बन पे अगर ये वाला ग्रुप है सी, ये ए जुड़ गया, ये ओ जुड़ गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो ये सिमिलर ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे ए कायरल, ए कायरल सेंटर। कायरल नहीं है, वो ए कायरल है। तो कायरल सेंटर का मतलब क्या हो, चारों ग्रुप हमारा डिफरेंट हो। जैसे मान लो ये है कार्बन है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, तो दिस इज द कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, और ये क्या है, ए कायरल है। ठीक है, तो कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और ए कायरल, यानी चारों ग्रुप जो वैलेंसी हो, अगर ये सिमिलर ग्रुप से है, यानी एक भी ग्रुप सिमिलर हो गया तो कायरल नहीं होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन क्या है, स्टीरियोजेनिक कार्बन क्या है, कायरल सेंटर क्या है, ये आपने देखा। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या देखेंगे बेटा, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट लिखोगे, द इसेंशियल कंडीशन ऑफ टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन, द इसेंशियल कंडीशन, द इसेंशियल कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर is that compound या molecule must be contain chiral center। ठीक है, chiral center कंटेन किया। Second point, the essential condition to show optical isomer is that molecule must be contain chiral center। ठीक है, दूसरा अगर बात करोगे, the mirror image of molecule, does not superimposable। अब कहोगे कि सर ये सुपर इम्पोजेबल क्या है, मिरर इमेज क्या है? तो देखो बेटा, मिरर इमेज ये मान लो ये लेटर वी है, हम एक ये मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से है, वी है, जो कि मेरा नाम है विकास। ठीक है, अब क्या है, इसके पास हम मिरर रख दिए, इसके सामने हमने मिरर रख दिया, इसके सामने हमने मिरर रख दिया,
तो मिरर रखेंगे तो इसका इमेज भी इसी तरह आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम इसको उठाकर अगर इस ओरिजिनल इमेज को और ये मिरर वाला इमेज है इसको उठाकर इस पर रख दें, इसको उठाकर अगर हम इसको इस पर रख देंगे तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से 100% इसको क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। ये मिरर को उठाकर यानी इस मिरर को नहीं, इस इमेज पर इस ओरिजिनल को लेकर अगर हम ढक दें तो ये 100% क्या होगा, उसको 100% ढक लेगा। तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज मिरर इमेज। क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज मिरर इमेज, सुपर इम्पोज कर दिया यानी एक के ऊपर क्या हुआ, 100% ढक दिया। उसी तरह ये लेटर मान लो ये है W है, इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो यही आएगा। अब इसको उठाकर इस पर रख दो, इस ओरिजिनल वाले को उठाकर इस मिरर पे रखोगे तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज मिरर इमेज, सुपर इम्पोज मिरर इमेज, मिरर इमेज। ये एक दूसरे क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे। अगर हम इसी को ऐसे R को ले ले, लेटर R हम यूज करते हैं, इसका मिरर इमेज बनाए, ये क्या है बेटा, मिरर है, ये बीच वाला जो है वो मिरर है, ठीक है। ये पीछे बैक साइड क्या होता है, पेंटिंग रहता है, तो दिस इज द मिरर, ये कुछ भी नहीं है, ये मिरर है। ये क्या है बेटा, ये मिरर है। ये मिरर है। अब क्या करें, इसका मिरर इमेज बनाओ, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये आएगा, जस्ट अपोजिट। अब तुम इसको उठाकर इस पर रखोगे तो इस पर रखोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगा, इस टाइप से आएगा, ये आ जाएगा। तो ये सुपर इंपोज नहीं किया, ये सुपर इंपोज नहीं किया। अब ये सब सुपर इंपोज नहीं किया तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। क्या होगा बेटा, नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज होगा। उसी तरह कोई भी चीज ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका मिरर इमेज करो और उसके ऊपर अगर 100% क्या कर रहा है, 100% पैरेलली ढक दे रहा है तो उसको बोलेंगे मिरर सुपर इंपोज मिरर इमेज। और जो नहीं ढकेगा उसको बोलेंगे क्या, नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। जैसे एक लेटर ये ले लो के, इसका बनाओ, इसका बनाओगे मिरर इमेज, मिरर रखोगे यहां पे बीच में, मिरर रखो तो क्या आ जाएगा, ये इस टाइप से आएगा। अब ओरिजिनल वाले को उठाकर इस पर रखोगे तो ये इमेज को क्या करेगा, 100% कवर नहीं करेगा, यानी क्या होगा, नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो कह रहा है द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट सुपर इंपोज, यानी ऑप्टिकल आइसोमर तभी शो करेगा जब उसका मिरर इमेज क्या हो, सुपर इंपोज ना करता हो। तो फर्स्ट कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर इज दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन कायरल सेंटर, यानी कार्बन पे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो कायरल एक्टिविटी होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसमें दूसरा पॉइंट जोड़ रहा है कि अगर ये है और यदि होने के बाद अगर ये सुपर इंपोज कर रहा है, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो होगा नहीं, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आता है वहां पे इसका यूज करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर आता है वहां पे इसको यूज करते हैं। तो कह रहा है कि द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट सुपर इंपोज, दिस इज द सुपर इंपोज, सुपर इंपोज। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये नॉन सुपर इंपोज, नॉन सुपर इंपोज ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। यानी हमारा मिरर इमेज होना चाहिए वो नॉन सुपर इंपोज होना चाहिए। नॉन सुपर इंपोज होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये सुपर इंपोज हो गया, उसका मिरर इमेज 100% ओवरलैप कर गया, यानी कि
सिमेट्री आ गई, सिमिलर आ गया, तो वहां पे नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहां पे लिख सकते हो क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये टर्म लिखा रहेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये आपके लैंग्वेज बुक का है, बुक में लिखा रहेगा दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब दे डिड नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नथिंग एल्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि वह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिंपल वे में। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इंपोज हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट ये है कंडीशन जो कि क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या 1 2। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है वो है मॉलिक्यूल डज नॉट contain any element of symmetry, such as फर्स्ट जो है वो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड बी जो होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड सी जो होगा वो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सच एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये सिमेट्री आएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो 3 मेजर कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होना चाहिए, उसका मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल के पास एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट डालोगे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है। ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो क्या करता है, मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। उसी प्लेन को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो लिख सकते हो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, which bisect the molecule into 2 equal half। ठीक है, वह प्लेन जो मॉलिक्यूल के क्या करे, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, ये देखो
ये मॉलिक्यूल है, टार्टरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो इसको देखोगे तो इसको अगर हम इस प्लेन से डिवाइड करें, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब इस प्लेन से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में बट रहे हैं। ये देखो कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, OH ग्रुप OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी टू इक्वल हाफ में बट रहे हैं और दोनों इक्वल हाफ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहा है। तो उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल के पास किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह का